Hello students, welcome once again to the world of physics. Hope you all are doing great at your home and having a nice time with the physics. हम कर रहे थे 12th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। कैपेसिटेंस वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कहा था, बट हमें हेडिंग नहीं दिखी थी कैपेसिटेंस की, है ना। और आज आपको हेडिंग दिख रही होगी। कैपेसिटर की तो अभी भी नहीं है, कैपेसिटेंस की है। पहले फिनोमिना को समझेंगे, फिर कैपेसिटर पे आएंगे। लास्ट वीडियो का कुछ अगर ब्रीफ डिस्कशन करें तो हमने डिस्कस करा था कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आपको रिलेटिव परमिटिविटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने वहाँ पर करा था। क्लियर। तो अब अपने आगे चलते हैं और ऑफिशियली हेडिंग आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? आपके पास दो वर्ड आएंगे, वन इज कैपेसिटेंस एंड द अदर वन इज कैपेसिटर। यहीं लिख देता हूं मैं। दूसरा वर्ड आएगा कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर जस्ट लाइक कंडक्टेंस और कंडक्टर। तो हमें ये जनरल आइडिया खुद को माइंड में है कि जब भी ये ANC वर्ड होता है ना लास्ट पे, इट मीन्स इट इंडिकेट सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किसी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने के लिए होता है। और जब ये अर वर्ड आता है लास्ट में, इट इंडिकेट सम ऑफ द डिवाइस। डिवाइस कह दो, कंपोनेंट कह दो, गैजेट कह दो, जो कि उससे पहले वाली चीज़ को शो करता है, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में कहें कि लाइक कैपेसिटर मीन्स एक डिवाइस जो कैपेसिटी रखता हो काफ़ी अच्छी खासी, ठीक है। टीचर एक ऐसा पर्सन जो टीच कर सकता हो, है ना। स्टेपलर एक ऐसा गैजेट जो स्टेपल कर सकता हो। क्लियर। तो वही चीज़। तो कैपेसिटर क्या है? जिसके अंदर कैपेसिटेंस हो, वो वाला डिवाइस। तो ये तो बहुत आसान होगी डेफिनेशन। इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा कि अब व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो इट मीन्स हमें कैपेसिटर पढ़ के भी कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट हेडिंग इज नॉट कैपेसिटर बट द कैपेसिटेंस। क्लियर। और कैपेसिटेंस भी ऐसा कोई बहुत टिपिकल वर्ड नहीं है, हम सब ने ये वर्ड यूज करा है। हाँ, फिजिक्स के अंदर नहीं करा होगा अभी तक। बाकी कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी इतनी है, ये काम तो मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है, या फिर मेरे पास 1 लीटर की कैपेसिटी वाली बोतल है, 2 लीटर की कैपेसिटी वाली बोतल है। तो कैपेसिटी वर्ड से हम वी कैन से कि अवेयर हैं, उससे मिले जुले हैं। कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं हमने। तो कैपेसिटी क्या होता है? अपने अंदर होल्ड करने की कुछ अमाउंट, है ना। 7th क्लास में मैथ्स में कॉन्सेप्ट आ जाता है कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। तो वहीं से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। वॉल्यूम अलग चीज़ होती है, कैपेसिटी मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी। क्लियर। अब वाटर बॉटल की बात कर रहे थे, तो उस बॉटल के अंदर कितना वाटर आ सकता है, वो कैपेसिटी उसकी। अब अपने यहाँ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पहली बात तो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, मतलब कि चार्ज की बात होगी, है ना। और वैसे भी चार्ज ही कर रहे हैं अपने इतने दिनों से। तो जो चार्ज है, अब अपने स्टोर किसको करवाएंगे? चार्ज को ही तो स्टोर करवाएंगे। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है? अब बोतल के अंदर पानी नहीं डालना, बस पानी की जगह चार्ज रखना है, ठीक है। चार्ज डालना भी नहीं, फ्लो नहीं कराना चार्ज, क्योंकि फ्लो करा दोगे आप तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हट जाएगा, डायनामिक्स आ जाएगा वहाँ पर, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज आप स्टोर करवा सकते हो, वो चीज़ देखनी है। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? सर बातें तो बहुत सारी कर ली, है ना। काम की बात क्या निकली? देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ड्रॉ कर लिया अपने माइंड के अंदर कि कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू होल्ड सम चार्ज। हर कंडक्टर के पास अपनी अपनी कैपेसिटी है। लाइक अगर ये एक स्फीयर है, सपोज होलो स्फीयर ही हो, किसी मेटल से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ, मान लो आप एक आयरन से बना हुआ अगर ये होलो स्फीयर है, क्या आप इसको चार्ज दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। बट अगर एक बड़ा स्फीयर होगा आयरन का बना हुआ, सेम मटेरियल का, ठीक है, क्या इसको भी चार्ज दे सकते हो? हाँ, दे सकते हो। बट आप देखो कि इस वाले की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या पूछने की बात है, ये तो फालतू क्वेश्चन हो गया। ये आपने इसको कहते हैं डोरा वाले क्वेश्चंस, है ना। एक कार्टून आता था एडवेंचर वाला, एडवेंचर्स विद डोरा करके, शायद आपने देखा हो। तो आई यूज़ दिस वर्ड कि डोरा वाला क्वेश्चन है ये,
क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते कि क्या आपको यहाँ पे कोई ब्लू कलर दिख रहा है, ये है, ये है, ये है, हाँ ये है, तो वैसा क्वेश्चन बन गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तो बहुत सिंपल सी बात बन गई, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी कम होगी। अच्छा, इससे बड़ा एक और स्फीयर बना लेते तो उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा होती। क्या यही पढ़ना है अपने को इसके अंदर? बिल्कुल यही पढ़ना है। इसका 5 मिनट बाद इसका डेरिवेशन भी करेंगे कि इसके अंदर कितनी, इसका कैपेसिटेंस कैसा दिखेगा, इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, इसका रेडियस अगर हमें गिवन हो तो क्या हम इस कैपेसिटेंस की मैथमेटिकल कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तो ये कह रहे हैं ना कि छोटा है, कम है, ज़्यादा है या उससे और ज़्यादा भी आ सकता है, बट कितना है एग्जैक्टली वो भी निकाल लेंगे अपने। तो अपने को यही काम करना है। सो होल्ड ऑन, अपने करते हैं, धीरे धीरे सिस्टमैटिकली जाएंगे और बहुत इजी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। फर्स्टली आपको ये क्लियर हुआ कैपेसिटेंस क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू होल्ड सम चार्ज, ये होगी एक प्रॉपर्टी। ओके, फिर कैपेसिटर को आप क्या कह सकते हो? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स द चार्ज, इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, मीनवाइल धीरे धीरे हमारे पास कैपेसिटर भी खुलते जाएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर आएगा। ठीक है, एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेटेड डेफिनेशन, अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स साथ साथ में आपको अपडेट करता रहूँगा। ऑन वेरी इनिशियल लेवल हमें क्या पता लगा? हमें कैपेसिटेंस पता लगा, कैपेसिटर पता लगा। ठीक है, रिपीट हो रही हैं हमारी बातें, हम इनको ख़त्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि कैपेसिटेंस का सिंबल होता है कैपिटल C। ठीक है, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है उसका सिंबल है कैपिटल Q, किसी बॉडी का कितना रेजिस्टेंस है उसका सिंबल है कैपिटल R, किसी बॉडी के पास कितनी कैपेसिटी है उसका सिंबल है कैपिटल C। कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, चलते आगे। ठीक है, अब फिलहाल के लिए आप ये देखकर चलो, मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ जो कि एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है। तो ये देखा गया है किसी भी बॉडी पर, लाइक अभी मैंने एक चार्ज कंडक्टर बनाया था, है ना, स्फेरिकल, एक भी नहीं 2 बनाए थे। किसी भी एक कंडक्टर को अगर आप दिमाग में लेकर के चलो, उस पर जैसे जैसे आप चार्ज दोगे, लिसन टू मी, जैसे जैसे आप चार्ज दोगे तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। जैसे जैसे आप उस पर चार्ज देते जाओगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि चार्ज और पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? लिसन टू मी अगेन, जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर पर चार्ज बढ़ाते जा रहे थे, सपोज हम इसको 1 कूलाम कह दें, एक प्लस को, कि 1 कूलाम चार्ज है, फिर 2 कूलाम हुआ, फिर 3 कूलाम, फिर 4 कूलाम। वैसे 1 कूलाम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी का चार्ज होता है, पर हम सिंपलिसिटी के लिए 1 कूलाम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर धीरे धीरे हम मल्टीपल कूलाम्स चार्ज दे दें तो क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा ना। पोटेंशियल इज व्हाट? इट इज ऑल अबाउट द चार्ज। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो ये रिलेशन तो बिल्कुल सही है। ओके, बट आपने क्या देखा? आपने साथ में ये भी आंसर दिया था कि सर इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। क्यों दिया पता नहीं, शायद हमारे पास सिस्टमैटिकल रीज़न नहीं है। अगर तो हमारे मन ने कहा कि हाँ भाई ये तो बड़ा है, जस्ट लाइक एक छोटी बोतल में कम पानी आता है, बड़ी बोतल में ज़्यादा आता है। वो ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड में रही हो तो हमने कहा कि नहीं, इस पे चार्ज ज़्यादा आएगा। और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ काम करेगी। हम हर चीज़ बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से करके चलेंगे, ऐसे नहीं कि जस्ट बोला और हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से कि चार्ज एंड पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज कम कर दोगे तो पोटेंशियल भी कम होता चला जाएगा। बट आपके पास कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन तो होगी ना, कि आप इस पे एक लिमिट के बाद चार्ज नहीं दे सकते। दिस इज द की पॉइंट। यहाँ पे कैपेसिटेंस की एंट्री होगी। क्लियर? इसको आप समझो, इस कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना आपने को, कि अब इस पे कहीं ना कहीं आकर के एक लिमिटेशन आ जाएगी कि नहीं, बस अब इसके अंदर और चार्ज नहीं जा सकता। तभी तो हम ये कहेंगे ना कि इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो पॉइंट जल्दी मिल गया होगा और इसके अंदर वो पॉइंट थोड़ा लेट आया होगा। बातों को थोड़ा और आसान करते हैं, ठीक है। कोई भी टेंशन लेनी, अपने रिलैक्स होकर बैठो, बिल्कुल चेहरे पे एक बढ़िया से स्माइल रखो और देखो कि सपोज 2 बोतल हो या 2 ग्लास हो, एक छोटा ग्लास और एक बड़ा ग्लास। अब अपने ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे वैसे वैसे ग्लास भारी होता चला जाएगा। मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ ग्लास। क्या मैं कह सकता हूँ? बट आप ये देखो कि क्या मैं
इसमें वाटर ऐड करता रहूं इन्फिनिटी टाइम तक? इज इट पॉसिबल? नहीं। इसमें कुछ टाइम तक मैं ऐड कर पाऊंगा, है ना, और मुझे वहां पे क्या मिल जाएगा, मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम वेट, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद ये ग्लास अलाउ नहीं करेगा, है ना, पानी डालोगे तो बाहर आ जाएगा, मतलब ग्लास के अंदर तो नहीं रहा ना। बट हाँ, यहाँ पे जब आपका ये मैक्सिमम पॉइंट आएगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो क्या सिखा रहा हूँ मैं, 12th के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या सिखा रहा हूँ मैं, कि छोटे ग्लास के अंदर पानी डालोगे तो जल्दी भर जाएगा, बड़े ग्लास में पानी डालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये ही सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, ठीक है। उसको स्किप कर देते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, तो हमें चीज़ें याद रखनी पड़ जाती हैं। कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं तो हमें याद रह जाती हैं। सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें भी डाल सकते हो वाटर, इसमें भी डाल सकते हो, बट इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। क्लियर? वेट तो इसमें भी बढ़ रहा था, वेट इसमें भी बढ़ रहा था। सिमिलर टू दैट कि अगर आप किसी कैपेसिटर पे चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, बट देयर विल बी सम लिमिटेशन कि आप इतनी अमाउंट का चार्ज ही दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। तो उस लिमिटेशन को शो करने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा। और एक बात जो आपको हमेशा याद है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको जाना पड़ेगा और इक्वल टू का साइन लाना पड़ेगा। और उसमें हम हमेशा क्या कहते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जाएगा, इक्वल टू का आएगा, तो साथ में एक कांस्टेंट लाएगा, और वो कांस्टेंट हर बारी अलग अलग आएगा। इस बारी क्या आएगा, हैव अ लुक, Q इज इक्वल टू सी वी। द कॉन्स्टेंट हेयर इज C। तो C क्या हुआ, पहली बात तो ये हुआ COP, मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया ये। क्लियर? और दूसरी चीज ये क्या है, हम जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, इसके, है ना, इसके लेटर से पहले हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं 5-10 मिनट की। क्या है ये? इट इज द कैपेसिटेंस। इट इज कैपेसिटेंस किसकी, मेरी या तुम्हारी? किसी की भी नहीं, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसकी भी बात चल रही है। ओके, तो बहुत ही सिंपल था ये। अब इसके अंदर क्या है कि कई बार ऐसा भी रिव्यू मिलता है कि सर लेंथी बहुत हो जाती है वीडियोस, आप एक टॉपिक को, इतने छोटे से टॉपिक पे 5-10 मिनट आपने लगा दिए। बट अब ये देखो कि इसके अंदर जल्दी भी बोल सकते थे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल का साइन क्या, इक्वल टू का आया, आ गया C, तो ठीक है। बट आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये C क्यों आया, किस लिए आया, C का काम क्या है, ठीक है। ये रिलेशन ट्रू है, बट ये हमेशा ट्रू थोड़ी रहेगा। हमेशा का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज दे दो, इन्फिनिट चार्ज दे दो, पोटेंशियल इन्फिनिट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी इन्फिनिट चार्ज थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा कोई कंडक्टर। कुछ लिमिट है उसकी, तभी तो कैपेसिटी है। अगर लिमिट ही नहीं होगी तो फिर कैपेसिटेंस बात करने का क्या फ़ायदा, है ना। तो फिर तो सभी की कैपेसिटी बराबर होगी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, फिर तो कैपेसिटेंस वाला चक्कर ही खत्म, चैप्टर ही उड़ जाता हमारा ये। क्लियर? तो Q इज इक्वल टू CV। हमें यहाँ पे किसके बारे में जानकारी लेनी है, हमें तो Q के बारे में लेनी है, C के बारे में लेनी है। Q को तो हम जानते हैं, V को भी जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख लेंगे। लो जी, लिख लेते हैं। हेयर वी कैन राइट C इज इक्वल टू Q बाय V। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको कुछ स्पेशल नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटर इक्वेशन, ठीक है। इसको कैपेसिटर इक्वेशन भी कहते हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है कि आपसे नाम से पूछा जाए कैपेसिटर इक्वेशन क्या होती है, बट इन केस पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो, और आप लिख करके आ सकते हो कि बाय द हेल्प ऑफ कैपेसिटर इक्वेशन हमने ये किया, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q बाय V, हमारे पास C का फॉर्मूला आ गया। और वही है हमारा सिस्टम कि जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो उसका उन्हें जब वेलकम करेंगे बढ़िया तरीके से। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, नंबर 2 उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, नंबर 3 इसकी SI यूनिट। तो देखो इसकी SI यूनिट, चार्ज की पता हमें, यस, कूलाम, पोटेंशियल की पता है, यस, वोल्ट। तो बनी क्या इनसे बनी कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। बट एक यूनिट से सरता ही नहीं, तो इसकी यूनिट क्या रखी हुई है हमने, इट्स यूनिट इज फैरेड, FARAD। फ्राड नहीं बोलना इसको, इट इज फैरेड। और अगर आप सिंबल लिखोगे तो कैपिटल F, यहाँ स्मॉल नहीं करना और यहाँ कैपिटल नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे F कर दोगे तो फिर ये किसी पर्सन का नाम बन जाएगा, फैरेड। बट अगेन क्योंकि आपको पता है कूलाम इज अ वेरी बिग यूनिट, आप कूलाम न्यूमेरिकल भी करोगे तो कूलाम में चार्जेस आप नहीं देखते ना, माइक्रो कूलाम में देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द चार्जेस।
तो हेंस यहाँ पे भी जो कॉमन यूनिट है, कॉमनली आप इसको कैसा पाओगे, आप माइक्रोफैरेड ज़्यादा यूज़ करा हुआ देखोगे। सो अगर ऐसा यूनिट पूछी जाए तब अपने को फैरेड ही बोल करके आनी है। माइक्रोफैरेड तो हमने एक्स्ट्रा में डिस्कस कर लिया कि फैरेड जो है ना वो बड़ी यूनिट है, इसलिए माइक्रोफैरेड प्रैक्टिकली माइक्रोफैरेड ज़्यादा यूज़ होगी। क्लियर? तो अभी तक हमने डेफिनेशन फॉर्मूला ऐसा यूनिट कर ली। ओके, अब हम कर सकते हैं 1 फैरेड की डेफिनेशन। 1 फैरेड की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो 1 फैरेड कब आएगा, आपको पता है कब आएगा? अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, अगर ये दोनों 1 हो जाए तो ये आ जाएगा 1 फैरेड। क्लियर? तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इसको डिस्क्राइब करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर पे 1 कूलाम चार्ज देने पे पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए तो जो कैपेसिटेंस है उसका, उसे हम कहेंगे 1 फैरेड। क्लियर? और अभी मैं कहूँगा कि आप इस डेफिनेशन को ज़्यादा सीरियसली दिमाग में ना बिठाएं, क्योंकि अभी अपन ने प्रॉपर कैपेसिटर को नहीं देखा है अभी, है ना। हमारे 12th क्लास के अंदर जो मेन कैपेसिटर है दैट इज़ पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बिहाफ पे आपको मैं 1 फैरेड की डेफिनेशन याद कराऊंगा जब पीपीसी करेंगे अपने, तो उसको आपको माइंड में रखना है। ये जस्ट क्योंकि रिवाज है तो मैंने बोल दिया, देखो मैंने लिखा नहीं है इसीलिए। क्लियर? फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि स्केलर है या वेक्टर है, तो जी बिल्कुल ईजी है, ये स्केलर ही है, ये वेक्टर नहीं है। इसमें क्या वेक्टर होने वाली चीज़ है? बिल्कुल वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। और फिर आप इसके डायमेंशंस निकाल सकते हो। तो डायमेंशंस, ये ड्यूटी रही आपकी कि आप इसके डायमेंशंस निकालो, क्या आएंगे। आपको चार्ज के डायमेंशंस पता है, आप वोल्ट के डायमेंशंस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकाल सकते हो। क्लियर? और आप दोनों के मर्ज करके इसके डायमेंशंस लिखो कि क्या आते हैं। ओके, तो 11th क्लास वाली हैबिट बनी रहेगी और जो मेन हमारे जो 6 स्टेप्स होते हैं वो सारे हमारे कंप्लीट भी हो जाएंगे इसी के साथ में। सो नाउ वी आर डन विद द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है हमें पता चल गया। और अगेन मैं आपको बारी बारी कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, दीज आर जस्ट फाउंडेशंस, ये कोई रॉक स्ट्रॉन्ग बातें नहीं चल रही। धीरे धीरे एज वी मूव ऑन स्लोली एंड स्टडीली हम इन्हें और क्लैरिफाई और ज़्यादा क्लैरिफाई करते चलें। नाउ मूविंग अहेड, हमने अभी तक जो सीखा दैट एज कि इसको मैं हटा रहा हूँ बरी, हमने ये सीखा कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V, ये था। ओके, C इज इक्वल टू Q बाई V, ये अपन ने फॉर्मूला सीख लिया। ओके, अब इसके बिहाफ पे अपने पहला कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालने जाएं उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि भाई Q और V के अंदर किस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर आपसे 1 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लॉट अ ग्राफ V वर्सेस Q या Q वर्सेस V, तो आपने देख लिया कि Q और V दीज आर 2 क्वांटिटीज दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो चाहे Q वर्सेस V हो चाहे V वर्सेस Q हो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर होगी बात? ओके, और अगर Q वर्सेस V इस तरह का ग्राफ है तो इसकी जो स्लोप आएगी, है ना, स्लोप माने tan थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो स्लोप आएगी ये रिप्रेजेंट करेगी कैपेसिटेंस को। ठीक है, ये कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ग्राफ उल्टा हो, V वर्सेस Q हो, तो क्या होगा? ठीक है, उसके बारे में सोचो। इतने इस पे एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। इस चीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास ऐसा ग्राफ दिया हो, ये जस्ट सिमिलर टू ओम्स लॉ वाले क्वेश्चन आएंगे। Q V आपको कुछ इस तरह से 2 या सपोज 3 लाइंस दे दी। एक पे लिखा ये एक कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर के लिए है, ये सेकंड कंडक्टर के लिए और ये थर्ड कंडक्टर के लिए। 3 कंडक्टर पे हमने चार्जेस दिए और उनके अंदर जो पोटेंशियल में इंक्रीज आया उसके दोनों के बिहाफ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है। C1 की लाइन ऐसे आती है, C2 की ऐसे आती है और C3 की ऐसे आती है। तो अब आप बताओ कि C1 C2 C3 में क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको पता है Q वर्सेस V के अंदर ये जो एंगल है, दिस एंगल डिटरमाइंस द स्लोप, एंड जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। क्लियर हुई बात? जस्ट लाइक आप किस में करते थे, अगर पुरानी बात से कनेक्ट करें तो अपने करते थे V वर्सेस I ग्राफ के अंदर, तो ये वाली जो लाइन थी इसकी स्लोप आपको देती थी रेजिस्टेंस, है ना। 10th क्लास में किया था ये काम, इस साल भी करेंगे वापस, बट क्योंकि पहले किया तो अपने उसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। अब आप देखो कि इसके अंदर एंगल C2 का सबसे छोटा है
C1 का उससे बड़ा है और C3 का उससे बड़ा है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो θ2, अगर मैं 2 के लिए इसके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ θ2, इसके लिए यूज़ करता हूँ θ1 और इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ θ3, तो θ2 इज लेस देन θ1 विच इज लेस देन θ3। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है। θ3 बड़ा है, फिर θ1 उससे छोटा है और θ2 सबसे छोटा है। और आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan की वैल्यू बढ़ जाती है ना। इट मीन्स प्रॉपरली अगर आप आंसर लिख कर के आओ तो आप ऐसे लिखोगे, इट मीन्स tan θ2 इज लेस देन tan θ1 इज लेस देन tan θ3। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि थीटा के साथ tan थीटा की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है, तो आप वो आपने जो टेबल याद रखा हुआ है ना, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा का, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कोस थीटा की क्या होती है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, है ना। और tan थीटा की क्या होती है, डिवाइड करते जाओ, ये हो गया 0, 1/√3, है ना, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया √3 और ये क्या हो गया 1/0, मतलब कि इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, ये आ गया। तो आप देख लो क्या हो रहा है, वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, ये 1 है, ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है, तो बढ़ रही है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती है। इट मीन्स अगर ये एंगल बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। क्लियर? तो ये वैसे सभी को पता होता है, बट फिर भी इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, और आपको पता है tan थीटा डिटरमाइन करता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट एंड लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड। सबसे बड़ा थर्ड का, उससे कम फर्स्ट का और सबसे कम सेकंड का। आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर अगर ये आएगा, MCQ के लिए ये वाला क्वेश्चन कराया आपको, तो आपको वहाँ पे कोई रीज़न नहीं दे करके आना, ये जस्ट इलेबोरेट करके समझाया तो मैंने इतना टाइम लगाया। अदरवाइज अगली बार आप चुटकियों से बता सकते हो क्या कि ये अगर छोटा है नीचे है तो छोटा है, ऊपर है तो बड़ा है। सिंपल सा दिमाग में इतना सा बिठा लो कि नीचे है तो छोटा है, ऊपर है तो बड़ा है। बट ये ध्यान रखना कि इधर Q होना चाहिए और इधर V होना चाहिए। अगर उल्टा हो गया काम तो गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, लाइक अगर ऐसा हो, वापिस एक बारी मैं Q वर्सेस V लेता हूं और इस बारी 4 लाइनें लेते हैं या 3 ही ले लेते हैं। इधर से C1 स्टार्ट करते हैं, इधर C2 लिखते हैं और इधर लिखते हैं C3। लो, और C2 तो वही रहा अपना, C1 C3 चेंज हुए। ओके, अब आप बताओ कि सबसे बड़ा कैपेसिटेंस कौन सा? C1 का कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा, उससे कम C3 का और उससे कम C2 का। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट पता चल गया दिस इज मैक्सिमम लेस ग्रेटर देन C3 विच इज़ ग्रेटर देन C2। बस हाथों हाथ ही समझ में आ गया। अब अगर कहानी में ट्विस्ट ला दें अपने, जो मैंने कहा था कि आप ये वाला सोच के देखो, तो क्या होगा, जस्ट होल्ड ऑन द मार्कर्स। लो जी, अगर यहाँ V कर देते हैं, यहाँ पे Q कर देते हैं, अब अपन देखें कि कुछ इस तरह के हमारे पास 2 ही ले लेते हैं, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, 2 प्लॉट्स दे रखे हो, तो अब आप क्या कहोगे किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा? सो उधर बने हुए डायग्राम को इधर थोड़ा सा एलैबोरेट करके सेपरेटली समझें तो क्या बना कि यहाँ पे हमारे पास इसके लिए एंगल था θ2, इसके लिए एंगल को ऊपर ने कह दिया θ1, है ना। जस्ट कि जो इनका सबस्क्रिप्ट है वो सेम रहे, इसका θ1 रहे, इसका θ2 रहे, है ना। अब आपको क्या दिख रहा है कि अगेन आप यही कह सकते हो वापस से कि θ2 इज लेस देन θ1, तो जो tan θ2 है वो लेस देन tan θ1 होगा। बट यहाँ पे जो चेंज आएगा ना वो ये आएगा कि इस बारी tan थीटा से आपको कैपेसिटेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि tan थीटा होता है स्लोप, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने सीख के आए हैं। tan थीटा इज स्लोप एंड ये कैसे मिलती है, ये मिलती है y/x करके, है ना। y पे क्या है v और x पे क्या है q, तो v/q अपन ने लिख रखा था यहाँ पे फॉर्मूला c इज इक्वल टू q बाई वी, c इज इक्वल टू q बाई वी, ये लिख रखा था, ठीक है। इट मीन्स v बाई क्यू, ये c तो नहीं है, ये क्या है, ये 1/c है, कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है, c1 नहीं c, क्लियर। तो अगर tan θ2 इज लेस देन tan θ1, तो आप क्या कह सकते हो,
यहाँ पे जो tan थीटा है, मैंने मिस्टेक कर दी, वापस से C2 लिख दिया, ये C2 नहीं आएगा, दिस विल बिकम 1/C2 इज लेस देन 1/C1। क्लियर? क्योंकि ये V वर्सेस Q आ गया और हमें तो C2 C1 में रिलेशन चाहिए था। जब आप C1 C2 को देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो ऐसा कहो कि इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको मैंने इधर भेज दिया, ये इधर आ जाएगा C1 और ये इधर चला जाएगा C2। लो जी, उल्टा हो गया काम। जो C1 है, या हम ये भी रूल याद रखते हैं कि इनइक्वालिटी में जब आप रेसिप्रोकल लेते हो या माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो अपना मुंह मोड़ लेता है, या आप कहोगी चेंज हो जाता है। लेस देन था तो ग्रेटर देन था तो लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता चला कि जो अब जितना नीचे है, C2 नीचे है बट इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसको एक और अप्रोच से भी जा सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हो कि सर जब tan थीटा से कैपेसिटेंस निकलना ही नहीं था तो आप कोट थीटा ले लेते पहले, तो उस अप्रोच से भी आप जा सकते हो। बट उसके लिए आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा कि अगर थीटा बड़ा है, अगर कोई एक थीटा बड़ा है एक थीटा छोटा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोट छोटा होता है और छोटे वाले के कोरस्पॉन्डिंग कोट बड़ा होता है। ठीक है, जस्ट लाइक कोस में होता है। तो इससे आप कहोगे कि C2 इज लेस देन C1। ठीक है, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, आंसर गलत आया अपना। हाँ, यहाँ पे अपने को लिखना चाहिए था θ1 जो है वो बड़ा है θ2 से, इट मीन्स कोट θ1 छोटा है कोट θ2 से, इट मीन्स C1 छोटा है C2 से, है ना। C2 जीत रहा है अपना। सो बेसिक डिस्कशन हमारी खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं, अब अपने वेरी फर्स्ट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं ना। बहुत देर से हमने बेसिक बातों पे उलझे पड़े तो नहीं कहेंगे, हम डिस्कशन कर रहे हैं, अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये एक चीज़ है कि हम बेसिक चीज़ों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि हमें क्लियर हो कौन सी चीज़ कहाँ ली है, क्यों ली है, और बेस आपका क्लियर बन जाए। क्लियर? फिर क्योंकि बेस के ऊपर तो ये सारे के सारे टॉपिक आपने बिठाने। ओके फाइन, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसकी शक्ल बना लेते हैं, ये कुछ कैसे दिखेगा, स्फीयर जैसा दिखेगा। तो स्फीयर जैसा कुछ बना लेते हैं। आई ट्राई कि बने स्फीयर ही, गोल बन तो गया, शायद नहीं भी बनाओ गोल प्रॉपर तो आप मान लेना कि स्फीयर है। ठीक है, क्या चाहता मानने में, स्फीयर है ये। अब आप क्या करो, स्फीयर है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, बिल्कुल ग्रेट होगा। मान लेते हैं कि इसका रेडियस है r। ठीक है, लग रहा है क्या वैसे स्फीयर, कुछ लग रहा है। ठीक है, तो ये r रेडियस है इसका। इनिशियली अगर मैं इस पे पोटेंशियल पूछूं आपसे तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। क्यों होगा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कि इस पे आपने थोड़ा चार्ज दे दिया, थोड़ा और दे दिया, आपने टोटल चार्ज कितना दे दिया इस पे, क्यों दिया, हमारी मर्जी, दिया कितना, कैपिटल Q। क्या इससे इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा? तो न्यू पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अब वो तो डिपेंड करेगा कि भाई आपने चार्ज कितना दिया है। मान लेते हैं कि कितना हो गया, V वोल्ट। तो आप बता सकते हो कि इंक्रीज कितना आया होगा, पहले 0 था बाद में V हो गया, इट मीन्स इंक्रीज कितना आया होगा, V वोल्ट ही इंक्रीज आया। ओके, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब अपन काम करना स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं इसको। पहले अपने को पता है कुछ एक assumption लिखनी पड़ेगी, तो वो स्टार्ट करते हैं, जो कि अपने यहाँ पे तो ये सांप से चला देते हैं। प्रॉपरली क्या लिखना होगा, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r initially having no charge, hence its potential is 0. Now consider we have provided this with charge capital Q. As a result, its potential rises to V volt. Hence, the potential differences या potential increase to V volt. ये अपने बात लिखी ली थी, तो चलो छोड़ो, नेक्स्ट कहने की जरूरत नहीं है। We provide a charge capital Q. As a result, its potential rises to V volt. ये आपने कह दिया। फिर आप कहोगे we know that, हम जानते हैं कि, बहुत कुछ जानते हैं अपने। We know that what we know by capacitance equation, आपको पता है ये रही, C is equal to Q by V। अगर आपने Q को डिफाइन कर दिया, आपने V को डिफाइन कर दिया, इट मीन्स C आपका ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया।
जस्ट यू हैव टू राइट द रेशियो ऑफ Q वर्सेस V. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ये तो जानते ही हैं, और भी कुछ जानते हैं. वी ऑल्सो नो दैट, बताया ना आपने, बहुत कुछ जानते हैं. तो पहली बात ये. दूसरी बात क्या जानते हैं अपने, कि इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, इस खुद के लिए आपको पोटेंशियल की वैल्यू पता है V की, इट इज KQ/R. खुद के लिए बात कर रहे हैं तो रेडियस ही आ गया नीचे, नहीं तो अपने जिस पॉइंट की बात करते हैं वहां तक का डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब देखो, आप इस V को अगर आप यहां रख दो, इस V को यहां रख दो, तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? या आप क्या कह सकते हो कि C जो है वो Q/V होता है, तो इस V को मैं इधर नीचे ले आऊं, बाकी सब कुछ इधर ले आऊं, तो भी C की वैल्यू आ जाएगी. जो अप्रोच आपको अच्छी लगे आप उससे जा सकते हो. मैं एक जनरलाइज्ड अप्रोच यूज कर रहा हूं. आई एम यूजिंग की सब्सटीट्यूशन. लिखूंगा क्या, फ्रॉम 1 and 2 करूंगा सब्सटीट्यूशन, कि मैंने C वाली इक्वेशन में V की वैल्यू रख दी. क्या रख दी? KQ/R. आपको पता है ये R डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो पलटी मारेगा, ऊपर आएगा, ये बनेगा Q टाइम्स R अपॉन K टाइम्स Q. ऊपर भी Q, नीचे भी Q, तो है ही Q. काट दो इसको, गया चला, है ना, चला ही गया तो बचा गया. तो क्या बचा? C इज इक्वल टू R/K, ये बच गया. अच्छा, इस K को जानते हैं क्या अपने? बिल्कुल जानते हैं. इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है. तो अगर जब ये रेसिप्रोकल लोगे आप, तो ये ऊपर आ जाएगा. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R. लो जी, ये हमारे पास आ गया. बस इतना ही करना था, बिल्कुल इतना ही करना था. आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस. आप क्या कहोगे? दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस कैपिटल R. क्लियर? अब यहां पे देखो मीडियम का फैक्टर भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट यानी कि ये वैक्यूम वाली डिस्कशन चल रही है. अगर यहां पे मीडियम चेंज कर दिया जाए, अगर यहां मीडियम चेंज कर दिया जाए फॉर सम मीडियम, किसी और मीडियम जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आपको पता हो एप्सिलॉन R होती है, आप इस कैपेसिटेंस को लिख सकते हो. लेट मी चेंज द सिंबल, C/CM, किसी मीडियम की बात हो रही है. M थोड़ा क्लियरली बना देते हैं. M, ये क्या बन जाएगा? 4 पाई. आपको पता है एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R आ जाता है. और ये भी क्यों आता है? हमें वैसे लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट हटा करके एप्सिलॉन M, बट हम एप्सिलॉन M की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, ये चैप्टर की स्टार्टिंग से अपने पास से बातें चल रही हैं, तो हमें पता है, सारी बातें याद है. लो जी, और करो तो बस ये और एक्सप्रेशन लिख सकते हो. इसके बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसका. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. फाइनली ये आ गया. क्लियर? तो बहुत छोटा है, 1-2 नंबर के अंदर इसका डेरिवेशन आ सकता है. एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो बच्चों से कि चलो यही दे देते, तो आपके 2 नंबर बन सकते हैं इससे. अच्छा, और ये कहाँ काम आ सकता है? इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं. सो इसके एप्लीकेशन पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे. अगर हमें एक स्फीयर दे रखा हो, है ना, स्फीयर के साथ अपने को रेडियस भी दे रखा हो, सिर्फ रेडियस दे रखा है, लाइक 18 सेंटीमीटर का कोई स्फीयर है मेटल का, और आपसे पूछा है कि भाई बता दो, क्या बता दो, इसका कैपेसिटेंस बता दो. क्या सिर्फ रेडियस से आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा इसके फॉर्मूले में. और है क्या? देखो, आपको मीडियम का कोई जिक्र नहीं किया हुआ. इट मीन्स यहाँ पे बात चल रही है वैक्यूम की. तो आपको पता है ना, हमें बहुत कुछ पता है, तो हम जस्ट लिखते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. आप वैल्यू रख दो इसकी, बस फॉर्मूले को बॉक्स में. C इज इक्वल टू, अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू रखोगे आप? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप क्या रखोगे? यू नो दैट कि K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ विद SI यूनिट्स, है ना. और ये क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो क्या इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁹ होगी? ये इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू है, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे, ये सीधा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा. तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दो इतने इतने फैक्टर की. ये बनेगी 1/9 × 10⁹ विद SI यूनिट्स. रेडियस कितना है? 18, बट SI यूनिट के लिए आपको करना पड़ेगा -2 सेंटी हटाने के लिए. अब क्योंकि ये भी SI, ये भी SI, तो कैपेसिटेंस किस में आएगा? अपनी खुद की SI में आएगा, दैट इज फैरेड. अब आप इसको करो तो 9 × 2 = 18, इट विल बिकम 2.
और 10 की पावर -2 ऊपर पहले से प्रेजेंट है, ये 9 ऊपर जाकर के माइनस में ही होने वाली है, तो -2 -9 फेरेड, 9 2 11 है ना, ये 9 2 11 हो जाएगा। 10 की पावर -11 फेरेड, और अगर मैं इसको लिखूं कंबाइन करके पिको फेरेड, इसके नियरेस्ट जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 10⁻⁻12, वो होती है पिको, तो ये लिखा जाएगा 20 पिको फेरेड। ठीक है, ये लिखा गया 20 पिको फेरेड, या आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, वो भी ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस आ गया जस्ट बाय नोइंग द रेडियस। क्लियर? तो यहां से एक आधी बात और क्लियर होती है, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और डिस्कस हो सकता है, बट बिफोर दैट हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत इजीली। और ये क्वेश्चन क्यों करवाया, ये एमसीक्यू जो हमारे पास स्टार्ट हुई है ना नई इस सेक्शन, तो एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें टाइम तो लगेगा नहीं करने का, और इस मेहनत का 1 नंबर से ज़्यादा कुछ हमें मिलना चाहिए भी नहीं सही में। तो क्लियर? अब अगर आप एक्सप्रेशन को देखो तो आप कुछ एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो एक न्यू हेडिंग भी कह सकते हैं हमने, फैक्टर्स ऑन विच आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स। तो आप फॉर्मूला देखोगे तो यू कैन सी देयर आर बेसिकली 2 फैक्टर्स जो डायरेक्टली लिख रहे हैं आपको, एक तो है ये मीडियम और एक है रेडियस। तो आप क्या कहोगे, एक को तो आप मीडियम कह दोगे कि मीडियम पे डिपेंड करता है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा आप कहोगे कि जो ये स्फीयर है, जो कंडक्टर है, उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। डायमेंशंस वर्ड आपको अच्छा नहीं लगता, आप यूज कर लो कि उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब रेडियस पे डिपेंड भी कैसा करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है ना। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, माने कि अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो यू आर वेरी मच फ्री, आप बना सकते हो और बहुत आसान है। इधर मैंने लिया C, इधर मैंने लिया R, तो बीच में लाइन आएगी सीधी, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा है ना वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, तो कैपेसिटेंस धीरे धीरे इंक्रीज ही होने वाला है, डिक्रीज नहीं होने वाला। क्लियर हुई बात? तो दैट इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस। वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने किसी कैपेसिटेंस के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने अभी निकाल लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि इस चैप्टर की जान है, मेन चीज है। क्लियर? और वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी और रिफाइन करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे उनको, और न्यू डायमेंशंस खोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द चैप्टर फर्स्ट हाफ में भी इंपॉर्टेंट है, इस हाफ में भी इंपॉर्टेंट है। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप यहाँ तक प्रॉपरली रिवाइज करें और जस्ट एंजॉय विद फिजिक्स। Goodbye, take care.